अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 5 हेड्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी द ब्रिट विंगर रेजोनेंस फार्मूला। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ये हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं स्पेशली हेड्रॉन्स, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होते बल्कि वो अपीयर होते हैं एज अ रेजोनेंस, यानी शार्प पीक इन क्रॉस सेक्शन और इनवेरिएंट मास डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में नजर आते हैं। तो रेजोनेंस किस पे कॉरेस्पॉन्ड करती है? एक शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल पार्टिकल पे, a temporary intermediate state forming during the collision or peak in probability at the particular energy। हेड्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेजोनेंस हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए एक्साइटेड स्टेट ऑफ बारियॉन्स और मीजॉन्स। ब्रिट विंगर फार्मूला, दो साइंटिस्ट जॉर्जी ब्रिट और इगन विंगर ने 1930s में एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दी थी कि कैसे स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी वेरी करती है एनर्जी के साथ नियर सच एज रेजोनेंस। तो ब्रिट विंगर फार्मूला डिस्क्राइब करता है कि क्रॉस सेक्शन वेरी करता है विद एनर्जी नियर द रेजोनेंस इन पार्टिकल स्कैटरिंग। एक मैथमेटिकल मॉडल देता है कि कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन स्पाइक करता है, बढ़ जाता है जब सेंटर ऑफ मास एनर्जी कोलाइडिंग पार्टिकल की मैच करती है मास ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल, रेजोनेंट स्टेट बन जाती है। तो आपके पास जो फार्मूला है ये करेक्टराइज करता है स्पीक को। दो की पैरामीटर्स हम देखते हैं, एक रेजोनेंस एनर्जी यानी एनर्जी, वो एनर्जी जिस पे क्रॉस सेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाए, कॉरेस्पॉन्ड टू मास ऑफ रेजोनेंस के, और टोटल विड्थ यानी विड्थ ऑफ द पीक एट मैक्सिमम हाइट, जिसे हम फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम यानी बोलते हैं। तो द विड्थ इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजोनेंस मीन टाइम, यानी कि अगर आपका मीन टाइम बढ़ेगा तो ये विड्थ कम हो जाएगी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी आपके पास, इसे हम कह सकते हैं डिवाइडेड बाय, इसमें एच कट लिखा हुआ है तो ये डायरेक्टली इसमें आमतौर पे एच कट डिवाइडेड बाय टाउ होता है चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेरी शॉर्ट टाइम लाइफ टाइम जो होता है वो रिजल्ट करता है ब्रॉडर वेथ को, यानी लॉन्गर लाइफ टाइम रिजल्ट करती है नैरो वेथ को, वाइस वर्सा, यानी आप इसे समझ सकते हैं। अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें स्कैटरिंग थ्योरी से, लेट से हम एक क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग देखते हैं वेव्स की। एक इनकमिंग पार्टिकल है, उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है वेव की मदद से जो वेल डिफाइंड एंगुलर मोमेंटम रखता है। दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू द कंपोनेंट कार्ड पार्शियल वेव्स, क्योंकि इसके पास हर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर होगा एल वेव का, हर वेव का। तो इफेक्ट होगा जो स्कैटरिंग पोटेंशियल का होना पर्टिकुलर पार्शियल वेव, उसे डिस्क्राइब किया जाएगा पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड, जिसे हम टीएल कह देंगे यहाँ पे। ये कम्प्लेक्स नंबर जो होगा इनकोड करेगा लाइक्लीहुड ऑफ स्कैटरिंग एंड फेज चेंज ऑफ द आउटगोइंग वेव। तो प्योर इलास्टिक स्कैटरिंग जहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, एम्पलीट्यूड को हम रिटर्न कर सकते हैं इन द फंक्शन ऑफ फेज शिफ्ट, यानी एक्सपोनेंशियल अयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल। इसे हम बराबर ले आएंगे 1/cot डेल्टा एल माइनस योटा के। अब नियर रेजोनेंस एनर्जी जो ई आर होगी वो कॉट डेल्टा एल स्लोली चेंज होगा और अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट टर्म के बराबर ही आ जाएगा सीरीज को जब हम एक्सपेंशन करेंगे डेफिनेट विड्थ ऑफ के साथ। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि भाई जो आपके पास टी एल ई है ये इसके बराबर आ जाएगा, जिसमें हम वेट डिवाइडेड बाय 2 ई आर माइनस ई माइनस योटा वेट डिवाइडेड बाय 2। इमेजिनरी टर्म जो अपीयर होगी क्योंकि पार्टिकल अनस्टेबल है और डिके करता है, तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे एम्पलीट्यूड को इन द एक्सप्रेशन। तो आपके पास जो इलास्टिक क्रॉस सेक्शन है उसे हम यील्ड करेंगे ब्रिट विंगर फार्मूला, यानी ये फार्मूला हम इसमें प्लेस कर देंगे, इस सारे का स्क्वायर लेके लिख देंगे इस सारी चीज को। तो जो ब्रिट विंगर रेजोनेंस फार्मूला फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग ये बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन में जो के आ रहा है अब आपके पास ये वेव नंबर है इंसिडेंट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और ये जो पूरा फैक्टर साथ में स्क्वायर पैटर्न पे लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल आप कह लें कि लाइन शेप है, बेल शेप कर्व, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। इसकी पीक कहाँ पे आएगी? जब ई आर बराबर हो जाएगा किसके? ई के, ये जो सेंटर में शो करवाया हुआ है, और फॉल करेगा मैक्सिमम टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जब ई आर माइनस ई बराबर होगा विड्थ हाफ विड्थ के। जैसे ये फुल विड्थ है ना, तो इसके हाफ पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर जर्नल स्पिन केस की बात करें, ज्यादातर पार्टिकल की इंट्रिंसिक स्पिन होती है जिसको भी उसको भी इस फार्मूले में आना चाहिए। तो अगर क्लाइडिंग पार्टिकल की स्पिन S1 S2 हो, अगर हम उसे कंबाइन कर दें ताकि रेंज ऑफ पॉसिबल चैनल स्पिन बनाई जा सके, तो रेजोनेंस जो होगी फॉर्म करेगी विद द स्पेसिफिक टोटल एंगुलर मोमेंटम J L प्लस S आ जाएगा ना।
तो क्रॉस सेक्शनल फार्मूला में एक एडिशनल फैक्टर आ जाएगा जिसे स्टैटिस्टिकल स्पिन फैक्टर या सिर्फ स्टैटिस्टिकल फैक्टर भी बोला जाता है। जी जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फैक्टर जो है रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी के इंसिडेंट पार्टिकल जो होंगे करेक्ट स्पिन कॉन्फ़िगर करेंगे विद द रेजोनेंस विद द स्पिन जे, यानी उन पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी बताएगा जिनकी करेक्ट स्पिन होगी जो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो रेशियो जो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स की अवेलेबल होगी टू द रेजोनेंस 2j प्लस 1 को टोटल नंबर ऑफ द स्पिन स्टेट टू द ऑफ द टू इंसिडेंट स्टेट, तो 2j प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे 2s प्लस 1 2s2 प्लस 1 से। जनरलाइज फार्मूले में हम लिख सकते हैं कि जो ब्रिट विंगर फार्मूला है इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए वो जी जे वाला फैक्टर साथ में इसके मल्टीप्लाई कर गया। अब अगर हम जनरलाइजेशन देखें इलास्टिसिटी और इलास्टिक के लिए, ऊपर वाला तो सिर्फ इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए है, तो इन आप कहेंगे मैनी केसेस के अंदर जो रेजोनेंस है वो मल्टीपल चैनल्स पे जाती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग में। तो जो टोटल वेट है वो सम होगी पार्शियल वेट के जिसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक के दोनों के फैक्टर आ जाएंगे। इलास्टिक डिके में बैक टू द इनिशियल चैनल होगा और पार्शियल में ये अदर चैनल्स में चली जाएगी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये हमें कनेक्ट करता है क्वांटम मैकेनिक्स को विद ऑब्जर्वेबल क्रॉस सेक्शन के साथ, डिके करता है विद द लाइफ टाइम, अलाउ करता है मेजरमेंट ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल प्रॉपर्टीज की और फंडामेंटल है इन hadron स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो ये टॉपिक है हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।